अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डिंग नंबर 7 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो सबसे पहले तो छोटे बच्चों, एक आपके लिए मैसेज है कि ऑनलाइन स्कूल, ऑनलाइन तालीम से ना आप अपने बोर्ड्स के इम्तिहान में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं 9th-10th में। आप अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करें कि मोबाइल फ़ोन पे या कंप्यूटर पर हमारी जो तालीमी वीडियोज़ है ऑनलाइन क्लासेस की, उसको देखने की दरख्वास्त करें और रोज़ाना डेली 1 से या 2 घंटे आप लाजमी ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, इसकी कोई फीस नहीं है और हर सब्जेक्ट की, हर क्लासेस की हमारे पास तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। तो हम अपनी रिकॉर्डिंग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए, कैसे न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हुए, कौन कौन से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो आज हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कि रदरफोर्ड ने कौन सा मॉडल दिया था? उसने एक एटॉमिक मॉडल दिया था कि एटम है क्या, बेसिकली एटम के अंदर है क्या, वो ये बताना चाह रहा था। तो रदरफोर्ड परफॉर्म गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट का नाम है जो उसने परफॉर्म किया। क्यों किया था? टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस कुड कोएग्जिस्ट इन एन एटम। कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस एटम के अंदर कैसे रह सकते हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं, उसने एक्सपेरिमेंट किया था। He bombarded alpha particles। उसने कौन से पार्टिकल्स लिए? अल्फा पार्टिकल्स। प्रीवियस में भी जब न्यूट्रॉन्स में हमने पढ़ा था तो अल्फा पार्टिकल्स ही बम्बार्ड किए थे। अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हीलियम होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ 0.0004 सेंटीमीटर थिक। उसने गोल्ड फॉइल ली जिसकी थिकनेस थी 0.0004 सेंटीमीटर। उसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया। अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड। अल्फा पार्टिकल कैसे निकलते हैं? बाय रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड पोलोनियम। यानी अल्फा पार्टिकल हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं? तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उसके के जरिए ये निकलता है, रेडियम और पोलोनियम। These are actually helium nuclei, हमने अभी बात की है। They can penetrate through matter to some extent। ये ऐसे अल्फा पार्टिकल कि ये मैटर में से किसी हद तक गुजर सकते हैं। He observed। अब उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट और अ स्क्रीन coated with zinc sulfide as shown in figure। He proved that plum pudding model of atom was not correct। अब उसने कहा कि प्लम पडिंग जो मॉडल था जिसमें हमने कहा था कि नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव के अंदर स्टक है, उसने कहा था ये मॉडल खराब है। उसने इसको रिजेक्ट किया था कि नॉट करेक्ट और उसने ये मॉडल पेश किया। अब उसने जो अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए थे, अब कुछ पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए, ये देखो ये स्ट्रेट निकल गए, कुछ पार्टिकल्स भी स्ट्रेट निकल गए, कुछ नीचे से स्ट्रेट गुजर गए, कुछ देखो ये इस पे सेंटर पे ये इन्होंने टच किया रेस, तो कुछ ये यहाँ से डेविएट हो गए, मुड़ गए। क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक चीज जा रही है उसके दरमियान कोई चीज आती है तो वो रेस क्या करती है? डेविएट कर जाती है। अब देख कॉर्नर से किया तो मुड़ गया, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट से करता है, ये जैसे ये स्ट्रेट से, तो ये अब वापस बाउंस बैक हो गया, रिटर्न। तो ये कुछ इसकी एक्सपेरिमेंट थी, इसको हम आगे देखेंगे। उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, पहले आपको समझ आ गई है ना कि ये एक्सपेरिमेंट किया उसने, ठीक है। एक गोल्ड फॉइल लिया, उसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए, तो उसने देखा कि कुछ रेस थी वो सामने से गुजर गई, कुछ रेस जो डेविएट कर गई ऊपर से, और कुछ रेस नीचे से डेविएट कर गई, और कुछ रेस वापस चली गई। अब उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी? उसकी ऑब्जर्वेशन थी ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफेक्टेड। कि ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल, जितने भी मैंने पार्टिकल्स फेंके हैं उस फॉइल पे, वो सारे अनडिफेक्टेड थे। डिफेक्ट अनडिफेक्टेड का मतलब
कि अनडिफेक्टेड का मतलब कि ये सारे जितने भी मैंने पार्टिकल्स फेंके थे वो सारे सीधे चले गए, डिफेक्ट बगैर किसी मुड़े सीधे चले गए। दूसरी ऑब्जर्वेशन थी आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल 20,000 पार्टिकल्स उसने फेंके, ओनली अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड, कुछ डिफ्लेक्ट हुए एट फेयरली लार्ज एंगल, बड़े एंगल से, एंड वेरी फ्यू बाउंस बैक ऑन हिटिंग द फॉइल। उसने कहा कुछ डिफ्लेक्ट हुए मुड़ गए, ये देखो कुछ ऊपर की तरफ मुड़ गए और कुछ नीचे की तरफ, लेकिन बहुत से कम क्या हुआ है वापिस आए। अब देखो बीच में कोई चीज होगी, जब कोई भी पार्टिकल इससे टकराएगा तो वो क्या करेंगे, बाउंस बैक। जब आप बॉल पे बॉल मारते हैं तो बॉल जब बॉल पे हिट करती है तो वो वापस क्या कर देती है, बाउंस बैक। तो यही अगर हम इसको बॉल समझें, इसे दीवार समझें, तो ये इसके ऊपर हिट करेगी वापस। तो उसने कहा कि काफी जो है रेस वो सीधी गुजर गई, कहीं मुड़ी नहीं, कुछ है वो डिफ्लेक्ट हो गई कुछ ऊपर की तरफ, और बहुत ही कम जो कि वापस है। तो ये ऑब्जर्वेशन आपके जहन में आ गई है। इसका मतलब है जो सामने से जो सीधी गुजर गई है उसके रास्ते में कोई चीज थी नहीं तो वो स्ट्रेट गुजर गई। कुछ जो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हुई है, इसका मतलब है कि वो थोड़ी हद तक टकराई है, तो ऊपर की कॉर्नर की तरफ से टकराई है जिससे वो मुड़ गई है, पीछे नहीं आई लेकिन मुड़ गई। और कुछ है जो सामने से टकराई है और वापस आई। अब उसका रिजल्ट क्या थे, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट से हम खुद कह सकते हैं कि एक बात है कि सेंटर में कोई ना कोई चीज है जिससे जो रेज है वो वापस आई है, कुछ बेशक कम आई है, और जो ज्यादा शुआएं थी वो जो गुजर गई। इसका मतलब है वो सेंटर के अलावा जो आसपास का एरिया है वो बिल्कुल ही खाली है। अगर कोई चीज होती तो हमारी जो रेस थी वो वापस आ जाती। अब रिजल्ट की तरफ हम देखते हैं कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट है। इसकी ऑब्जर्वेशन, इसका रिजल्ट ये एक ये आ गई। अब इसका रिजल्ट अगर हम देखें, since most of the particle pass through the foil undeflected, therefore most of the volume occupied by an atom is empty। यानी पहला हम कह सकते हैं ना कि जो शुआएं बगैर मुड़ी सामने से गुजर गई, इसका मतलब है कि एटम का ज्यादा हिस्सा क्या है, खाली है। अगर खाली ना होता तो वो वापस आ जाती, सिंपल सी बात है। The deflection of few particles provided that there is a center of positive charge in an atom। उसने कहा कि सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जिसकी वजह से कुछ जो शुआएं थी या रेस थी वो वापस आ गई, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एटम। इसलिए उस सेंटर को उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। अब यहाँ न्यूक्लियस दरियाफ्त हुआ कि सेंटर में कोई चीज पॉजिटिव ऐसी मौजूद है जिसके अंदर शुआएं टकरा के वापस आ गई है, तो उस सेंटर वाले पार्ट को उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। नेक्स्ट उसने कहा सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स। अब एक और थर्ड है कि द फ्यू, ये थर्ड इसमें मिस है तो मैं लिख देता हूँ थर्ड। द कंप्लीट रिबाउंस ऑफ फ्यू पार्टिकल्स शो दैट न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। अब कोई जो शायद वापस आई, उसने कहा कि सेंटर में कोई ऐसी हार्ड चीज है, अगर सॉफ्ट होती तो वो गुजर जाती या वो वापस ही ना आती। अब कुछ हार्ड है तो वो टकराई है और वापस आई। Since a few particles were deflected, कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, it shows that size of the nucleus is very small as compared to total volume of atom। कि कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब है न्यूक्लियस का साइज छोटा है जो बिल्कुल सेंटर में। अगर उसका साइज बड़ा होता तो काफी सारी रेस क्या होती, डिफ्लेक्ट। तो वो छोटा सा है, सेंटर में है, जो कोई रेस उसके पास से गुजरी तो वो डिफ्लेक्ट हुई है बस। The electrons revolve around the nucleus। ये बात साबित हुई कि न्यूक्लियस के जो अराउंड जो खाली स्पेस है वहां पर कौन से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। An atom as a whole is neutral। ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल, क्योंकि सेंटर जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव है, उसके अंदर प्रोटॉन्स है, बाकी जो इर्द गिर्द में जो सराउंड है वो इलेक्ट्रॉन्स है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आपस में मिल जाए तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो कहता है ओवरऑल न्यूट्रल होता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल लाई विद इन। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किसके अंदर प्रेजेंट हैं? न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स भी होंगे जमा न्यूट्रॉन्स भी, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी मौजूद है और न्यूट्रॉन भी, इसलिए हम उसको न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियस से निकला है न्यूक्लियॉन। ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, उसने ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो 5-6 इसकी ऑब्जर्वेशन थी जो उसने कहा कि रदरफोर्ड ने ये, और यहीं से हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। उसने ही बताया था कि ये किस तरह का मॉडल है, एटॉमिक मॉडल क्या है, क्या इसके अंदर आइदर न्यूक्लियस भी है, प्रोटॉन्स भी, इलेक्ट्रॉन्स भी। नेक्स्ट हम अपने अब बात करते हैं कि डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हर चीज प्योर नहीं होती है, एक्यूरेसी नहीं होती। क्या मतलब रदरफोर्ड ने जो बोला है वो सही है, उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स जरूर होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से डिफेक्ट थे। मेजर 2 डिफेक्ट्स थे। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, electrons being the charged particle should release or emit energy continuously and they should ultimately fall। अब उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स ना, रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर है। उसने ये नहीं कहा कि किस तरह बाहर मूव करें। अगर वो सारे बाहर कर रहे हैं तो वो अचानक इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में गिर सकते हैं ना। अब ये देखो, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये मूव कर रहे हैं, हो भी तो सकता है ये एकदम इसके अंदर गिर जाए। उसने कुछ ये तो नहीं कहा ना कि ये शेल में मूव करते हैं, कोई दायरे में मूव करते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफेक्ट था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने बताया नहीं कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं। सेकंड इसका था, इफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली, अगर इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बट इन फैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड। रदरफोर्ड के हिसाब से लाइन स्पेक्ट्रम था कि वो ऑब्जर्व किया था कि लाइन है कि सिर्फ एक ही लाइन में ये स्पेक्ट्रम हो रहा है। लेकिन हमें पता है अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो इनका एक स्पेक्ट्रम होगा डिफरेंट किस्म का, यानी इस तरह की 3-4 ये इस तरह की कंटिन्यूस होगा, एक लाइन में स्पेक्ट्रम नहीं होगा। तो ये 2 डिफेक्ट थे जो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किए। पहला डिफेक्ट दोबारा देखो कि उसने कहा था कि कुछ नहीं कहा था इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं, उन दायरे में मूव करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये बताना चाहिए था, जिसकी वजह से रदरफोर्ड का ये मॉडल उसमें डिफेक्ट आया। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, a charged particle should release or emit energy continuously and they should ultimately fall into nucleus। इसका इसने क्लियर नहीं बताया था। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे मूव कर रहे हैं तो गिर जाएंगे, रदरफोर्ड ने आगे कुछ नहीं बताया। सेकंड था कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं बाहर तो उनकी कोई ना कोई एनर्जी तो होगी ना, और वो मूव करते हुए रिलीज भी करेंगे। तो उसने इसके बारे में भी नहीं बताया कि दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब मुसलसल रिलीज कर रहे हैं तो मुसलसल स्पेक्ट्रम आना चाहिए, कंटिन्यूअस आना चाहिए, लेकिन उसने कहा था बस एक ही खास एनर्जी में मूव कर रहे हैं। तो ये इसका डिफेक्ट यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। 2 डिफेक्ट्स थे। आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखना है कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है क्या, एक्सपेरिमेंट क्या था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का। फिर आपने उसके अंदर ऑब्जर्वेशन आ जाती है पेपर में कि रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन बताओ, रिजल्ट बताओ। फिर आपने वो जो 4-5 हमने पढ़ा वो समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स बताओ। तो ये 2 डिफेक्ट अभी हम पढ़ के हैं, ये उसके अंदर शामिल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि बोर्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी। नेक्स्ट हम मूव करना है बोर्स की एटॉमिक थ्योरी। अब कुछ डिफेक्ट आ गया किसके अंदर, रदरफोर्ड ने। अब जो डिफेक्ट आया उसको करेक्ट भी तो करना था। तो इसी तरह फिर एक और एटॉमिक थ्योरी आई कि जो रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी ज्यादा मुनासिब नहीं है। फिर एक और थ्योरी आई बोर्स, जिसका नाम था बोर्स एटॉमिक थ्योरी। ये एक और थ्योरी आई। कीपिंग इन व्यू द डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का जो डिफेक्ट है वो व्यू करते हुए, रदरफोर्ड का जो डिफेक्ट है वो व्यू करते हुए नील बोहर, ये एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, प्रेजेंटेड एन
another model of atom in 1930. 1913 में इसने एक और मॉडल दिया कि भाई इस एटम का ये मॉडल हो सकता है। The quantum theory of Max Planck was used as foundation. एक थ्योरी है जिसका नाम था क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक की। एक साइंटिस्ट था जिसने थ्योरी दी थी, तो उसने उसकी बेस पर एक मॉडल दिया था। अब ये मॉडल है क्या, इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग के मुताबिक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली। उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये देखो इधर अगर ये मैं इलेक्ट्रॉन लिख दूं, ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो डज नॉट एब्जॉर्ब, ये बात है कि ना वो एब्जॉर्ब करते हैं और एमिट एनर्जी एमिट करते हैं कंटिन्यूअसली। वो कंटिन्यूअसली रिमूव नहीं करते, कभी ज्यादा कभी कम। उनकी जो एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। उनकी एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज, मखसूस होती है, पैकेट्स में होती है, फिक्स होती है कि इसकी एनर्जी ये है, इसकी एनर्जी ये है। क्वांटाइज कर देना, पैकेट्स बना देना, एनर्जी के डिवाइड कर देना। is as it revolves only in orbits of fixed energy, कि हर इलेक्ट्रॉन उसकी जो फिक्स ऑर्बिट है उसके अंदर मूव करेगा। मतलब इसकी एनर्जी, इस वाले की एनर्जी इतनी है, इसके अंदर जो मूव करेगा उसकी एनर्जी इतनी होगी, इस वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसकी एनर्जी इतनी होगी। फिक्स कर दिया कि हर इलेक्ट्रॉन की एक खास एनर्जी है। तो ये किसने कहा था, बोर्स एटॉमिक में, जबकि रदरफोर्ड ने हमें कुछ नहीं बताया था। उसने कहा था बस इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करना है और कुछ नहीं बताया। जबकि बोर्स एटॉमिक ने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एक खास एनर्जी है, इस वाले में मूव करेगा तो उसकी एक खास एनर्जी है, इस वाले शेल में मूव करेगा तो उसकी। इसलिए ये एटॉमिक मॉडल काफी हद तक बेहतर साबित हुआ। The energy of revolving electron is quantized as it revolves only in orbits of fixed energy, कि वो हर फिक्स का जो ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन उस फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। The Bohr's atomic model is shown in figure, इस फिगर में ये रिवॉल्व किया कि ये एब्जॉर्ब, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रॉन इधर है, अगर वो ये मैं एक इलेक्ट्रॉन इधर है, उसकी एक खास एनर्जी है, इस वाले की एक खास एनर्जी। अब मैं चाहता हूं ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, तो जाहिर सी बात है ऊपर वाले की जो एनर्जी है उतनी एनर्जी उससे चाहिए ना। देखो इसकी एनर्जी कुछ और है, इस वाले की कुछ और है। फॉर एग्जांपल इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, तो इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए ऊपर जाने के लिए, तो ये मखसूस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा। अब ये ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन इधर है और मैं चाहता हूँ ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, तो नीचे वाले की एनर्जी कम होती है, तो जब ये नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज कर देगा। ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, नीचे जाएगा तो एब्जॉर्ब और रिलीज क्यों हो रहा है, क्योंकि एनर्जी हर लेवल की डिफरेंट है। ये नहीं है कि इसकी 10 है, इसकी भी 10 है, इसकी भी 10, हर किसी की डिफरेंट है। तो ये किसने कहा था, बोर्स एटॉमिक थ्योरी ने कहा था कि हर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और उस फिक्स ऑर्बिट की एक खास एनर्जी है जिसको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। आपने एक एनर्जी लेवल सुना है ना, KLM, ये एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं कि K वाले की एनर्जी अलग है, L वाले की एनर्जी अलग है और M वाले की एनर्जी अलग है। तो ये सारी क्या है, KLM डिफरेंट एनर्जी लेवल से डिफरेंट करता है। नेक्स्ट हम इसको मूव करते हैं। अब देखते हैं इसने क्या किया था। अब दी हाइड्रोजन, अब इसके जो ऑब्जर्वेशन थी, इसने एक मॉडल बना दी। अब इसके पोस्टुलेट कहते हैं ऑब्जर्वेशन रिजल्ट जो निकलना था, उसने कहा था कि हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट्स ऑफ टाइनी न्यूक्लियस, कि जो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन का जो एटम है उसकी कंसिस्ट ऑफ टाइनी, एक छोटा न्यूक्लियस होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस r अराउंड द न्यूक्लियस। यानी ये एक न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का और ये एक खास ऑर्बिट है। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस सेंटर में,
और ये खास ऑर्बिट है, ठीक हो गया। तो अब वो कहता है इस न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस r है, रेडियस, ये हमने पढ़ा है, मैथ में भी हम पढ़ते हैं। तो वो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये खास ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये पहला पोस्टुलेट था, ये हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस and electrons are revolving in one circular orbit of radius r around the nucleus। न्यूक्लियस के गिर्द एक खास ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पूरा रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, न्यूक्लियस के अंदर नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस के अगर ये ऑर्बिट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन अपने आप न्यूक्लियस में गिर सकता है ना। तो यही एक ऑर्बिट का उसने बोर्स ने कहा था खास ऑर्बिट में रिवॉल्व कर, खास एनर्जी। अब ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स एनर्जी, मैंने पीछे भी पढ़ा था कि के शेल की एनर्जी डिफरेंट है, एल की अलग है और एम की इस ये एक ऑर्बिट है, इस सेकंड अगर मैं बना दूं तो इसकी अलग एनर्जी होगी, अगर मैं थर्ड बना दूं तो इसकी एक खास एनर्जी होगी। तो हर एनर्जी डिफरेंट होती है। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक खास ऑर्बिट में है तो कुछ नहीं है, सिंपल है। एज इट डज नॉट रेडिएट, तो ना वो एनर्जी रिलीज करेगा ना एब्सॉर्ब करेगा, वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। जैसे मैं दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तकरीबन तीसरा शेल, ताकि बस आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब उसने कहा है कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन, अब इधर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये ई लिख देता, इस वाले ऑर्बिट में भी एक इलेक्ट्रॉन है। कहता है एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, अगर ये इस ऑर्बिट के अंदर है तो ना वो एनर्जी रिलीज करेगा ना ऑर्बिट और ना ही एब्जॉर्ब करेगा। द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब, एनर्जी मैंने पीछे भी बताया, एनर्जी कब रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, अगर वो इस वाले से छोटे से बड़े की तरफ जाएगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा, सिंपल सी बात है ना। मैं छोटे लेवल पे हूँ, अगर मैं हाई लेवल पे जाऊंगा तो मुझे एनर्जी चाहिए ना, मुझे बूस्ट चाहिए ताकि मैं आए, तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर मैं बड़े लेवल पे हूँ और मैं छोटे लेवल पे आऊंगा तो क्या करूंगा, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आपने देखा होगा जब आप छत के ऊपर जाते हो सीढ़ियों से तो आपकी एनर्जी आपको लगानी पड़ती है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि आप हाइट पे जा रहे हो। जब आप एक हाइट पे पहुंच के नीचे की तरफ आ रहे होते हो तो आपने नोट किया होगा एनर्जी आपको कम लगानी पड़ती है, और आप अगर स्लॉप बनी हो तो आप घिसटते हुए जा रहे होते हो, क्योंकि इसका मतलब एनर्जी कम लगेगी। इसका मतलब है अगर मैं एक ऑर्बिट से दूसरे में जाऊंगा तो मुझे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, एनर्जी चाहिए। अगर मैं उस ऊपर वाले से नीचे की तरफ आऊंगा, ये ऐसे आऊंगा, तो मुझे एनर्जी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे वाले की एनर्जी कम है मेरी ज्यादा है, तो मैं एनर्जी क्या करूंगा, रिलीज करूंगा। एक शेल से दूसरे शेल की तरफ जाऊंगा तो एब्जॉर्ब करूंगा, और दूसरे शेल से पहले शेल की तरफ आऊंगा तो रिलीज करूंगा। उसने कहा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट, लोअर का मतलब है नीचे वाला, तो हायर ऑर्बिट की तरफ जाएगा, इट अब्सॉर्ब एनर्जी, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। एंड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट, और वो हायर ऑर्बिट से इसको हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट इट रेडिएट्स एनर्जी, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। दिस चेंज इन एनर्जी, तो इस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, डेल्टा ई इज गिवन बाय प्लैंक्स इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है, डेल्टा ई का मतलब है एनर्जी रिलीज हुई है। E2 बड़ा शेल था, लेवल बड़ा था, वो E1 की तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, ये वाली एनर्जी रिलीज होगी, जो किसके बराबर है, एच न्यू के बराबर, वे एच इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू है 6.63, एंड वी जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, यानी एच जिसने प्लैंक्स इक्वेशन का नाम है इसलिए हम इसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, और वी इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। मैं आपको दोबारा पीछे की तरफ ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ताकि ये भूले ना आपको। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक
अब ये इलेक्ट्रॉन छोटे वाले से लोअर ऑर्बिट से हायर की तरफ जाना चाह रहा है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, हासिल करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ये देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाह रहा है, तो अब ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, और ये रिलीज किस फॉर्म में करेगा, जिसका नाम है डेल्टा E इज इक्वल टू एच वी। डेल्टा E कहते हैं चेंज इन एनर्जी, कि एनर्जी लेवल में क्या चेंज आया है, तो वो किस फॉर्म में करेगा, लाइट की फॉर्म में, एच वी। ये आपको क्लियर होनी चाहिए इसमें बिल्कुल भी। अब उसके हम इसके अंदर एक और चीज इसको देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व only in orbits of fixed angular momentum mvr is given। ये बात फिर हमने की थी कि हर इलेक्ट्रॉन एक खास ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mvr। एंगुलर मोमेंटम कहते हैं कि फिक्स ऑर्बिट है, यानी जो उसका साइज है ना रिवॉल्व करना वो फिक्स है, किस mvr। तो ये खास एंगुलर मोमेंटम होता है, उसके मुताबिक ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। Where m is the quantum number of orbit number having values 1 2 3 so on। ये अच्छी तरह आपने दो मॉडल में देखना है कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था और इसने क्या कहा। एनर्जी की बात आएगी तो हमेशा हम किसको देखेंगे कि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी ने बेसिकली बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व करते हैं, एक खास ऑर्बिट में करते हैं। हर ऑर्बिट की क्या होती है, खास एनर्जी होती है। अगर लोअर ऑर्बिट से हायर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। अगर हायर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी, और वो एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा ई और एच बी के बराबर, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। हम नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी में क्या डिफरेंस है और बोर्स एटॉमिक थ्योरी में क्या डिफरेंस है। ब्रदर अब डिफरेंट दो थ्योरीज आ गई थी, दोनों ने एटॉमिक मॉडल पेश किया, ये बात ध्यान में रखना, दोनों ने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया, एटॉमिक मॉडल, ठीक है, ये दोनों ने ही पेश किया था। अब रदरफोर्ड के कुछ और डिफेक्ट्स थे, ये हमने पढ़े थे, उसने नहीं बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं, लेकिन बोर्स एटॉमिक थ्योरी ने हमें क्या कहा था बता दिया, दोनों ने एटॉमिक मॉडल पेश किया था। ये बात आप देखने के, दोनों ने एटॉमिक मॉडल पेश किया। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और बोर्स एटॉमिक थ्योरी में फर्क क्या है, फर्क देखते हैं। पहला, इट वाज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी। रदरफोर्ड किसकी बेस पे था, क्लासिकल, मॉडर्न नहीं, क्लासिकल के प्रीवियस चलते आ रहे खास क्लासिकल थ्योरी। जबकि एक होती है क्लासिकल थ्योरी, एक है क्वांटम थ्योरी। तो रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी थी बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी में हम एनर्जी लेवल शेल इसको डिस्कस करते हैं। तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी किस बेस पे थी, क्वांटम थ्योरी की बेस पे, ये थी क्वांटम थ्योरी। दूसरा डिफरेंस था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ने कहा था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, बस रदरफोर्ड ने इतना कहा था। अब भाई ये नहीं बताया था कि न्यूक्लियस के गिर्द किस तरह रिवॉल्व करते हैं, कुछ शेल होगा, कुछ सर्कल होगा, कुछ ऑर्बिट होगा, उसने ये नहीं बताया। उसने कहा बस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। जबकि बोर्स ने कहा था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, कि एक ऑर्बिट से उसकी एक फिक्स एनर्जी है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये किसने बताया था, बोर्स एटॉमिक थ्योरी ने। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस था इन दोनों की थ्योरी में, कि उसने कहा था बस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जबकि बोर्स ने कहा था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। थर्ड डिफरेंस था कि नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। उसने कुछ आइडिया नहीं दिया था ऑर्बिट का, उसने कुछ कहा ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। तो ये भी तीसरा बड़ा डिफरेंस था। उसने कहा नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं दिया उसने, अबाउट ऑर्बिट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, कि ऑर्बिट है भी या नहीं। जबकि ऑर्बिट्स हैज एंगुलर मोमेंटम, ये किसने कहा था हमें, ये बोर्स एटॉमिक थ्योरी ने कहा था कि हर ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक एनर्जी है,
हर ऑर्बिट्स का स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम है, जिसको अभी हमने कहा था कि MVR कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं MVR, खास मोमेंटम। थर्ड हो गया हमारे पास। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर। एटम्स शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कि एटम शुड प्रोड्यूस करना चाहिए, उसने कहा था कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन हमें ये पता है एटम शुड प्रोड्यूस द लाइन स्पेक्ट्रम, कि एटम्स को क्या करना चाहिए, लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करना चाहिए। अब रदरफोर्ड ने कहा था कि लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में इतना नहीं पता, उसने कहा बस खास एनर्जी और वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मूव कर देगी। लेकिन हमें बोर्स एटॉमिक थ्योरी ने कहा था कि एटम शुड प्रोड्यूस द लाइन स्पेक्ट्रम, यानी लाइन स्पेक्ट्रम मतलब है खास एनर्जी, हर ऑर्बिट की खास एनर्जी है, हर, जिस तरह हमने डेल्टा ई पढ़ा था, इसको ऐसे रखता हूँ, हमने पढ़ा था कि डेल्टा वर्ग डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस ई, यानी खास एनर्जी, डेल्टा कहते हैं चेंज को, जो डेल्टा का साइन है, तो ये खास एनर्जी थी जिसके बारे में हमने बात की थी। एटम शुड प्रोड्यूस कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये हो गया। एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम, लास्ट डिफरेंस क्या था, एटम्स शुड कोलैप्स हो जाना चाहिए, एटम्स को कोलैप्स हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन्स खास ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे, और अगर न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। जबकि उसने कहा था एटम्स शुड एग्जिस्ट, एटम्स को क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करेगा। उसने रीजन भी दी थी कि हर एक खास ऑर्बिट होता है और उसकी एक खास एनर्जी है जिसकी बेस पे वो क्या करता है, एटम्स को हम आसानी से एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये इसका मेन था डिफरेंस। पांच डिफरेंस है, पांच डिफरेंस आ जाते हैं पेपर में कि डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और बोर्स एटॉमिक थ्योरी, तो हम इन पांच डिफरेंस को आप याद कर सकते हैं अच्छी तरह। ये वाला भी, ये मेन चीज है, इसको डेल्टा ई इज इक्वल टू, आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। एक चीज थी कि बोर्स एटॉमिक थ्योरी, यहाँ पर एक डिफेक्ट था, मैं आपको दोबारा बता दूं कि डिफेक्ट्स में था कि इफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली, कहने का मतलब ये कि दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कि अगर वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी क्या होगी, कंटिन्यूअसली रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब है उसके अंदर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होना चाहिए। बट इन फैक्ट दर हकीकत लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व, कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या हुआ है, वो ऑब्जर्व किया गया, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व नहीं किया गया, जिसकी वजह से रदरफोर्ड का ये सेकंड डिफेक्ट भी। सो ये हमारा आज का था, दो थ्योरीज है, इन दो थ्योरीज को अच्छी तरह याद करें। मेन थ्योरीज है रदरफोर्ड की, बोर्स एटॉमिक थ्योरी की, दोनों के एक्सपेरिमेंट आपने याद करने। नेक्स्ट में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जिस तरह हमने ये आगे, ये इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि कौन से एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे के में n, जिसको हम n=1 कहते हैं, l को n=2 कहते हैं, m, ये सारे एनर्जी शेल है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देनी है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह डिवाइड हो रहे हैं, कि आइदर इसके अंदर 2 आएंगे, इसके अंदर कितने आएंगे, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में जरूर स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। हम रिकॉर्डिंग नंबर 8 के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।